बच्चों आजकल हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना सीख रहे हैं। इसमें बच्चों आपको 4 फॉर्म सिखा चुके हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। आज कुछ और बची हुई फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो आज जो सबसे पहले फॉर्म सीखने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल और परपेंडिकुलर का मीनिंग सेम ही होता है। तो नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। तो इस फॉर्म में आपको क्या क्या गिवन होगा बच्चों, देखिएगा। ये बच्चों अपने एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये है बच्चों लाइन जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। और गिवन क्या होगा, हमें इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होता है। इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, और जैसा कि हम बार बार आपको बता चुके हैं बच्चों, जब भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से हम डिस्टेंस कहते हैं तो उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो आपको ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस गिवन होगा P, और ये जो परपेंडिकुलर बनाया है, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर बनाया है, ये एक्स एक्सिस के साथ इसका इंक्लिनेशन, मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, वो आपको गिवन होगा अल्फा। तो 2 चीजें गिवन होंगी, ओरिजिन से आपका डिस्टेंस और जो नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर है उसका एक्स एक्सिस से एंगल। इसको आप ओरिजिन से डिस्टेंस भी बोल सकते हैं या ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। भाई ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका लेंथ को कहेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या है दोनों चीजें भी, पी को क्या कहेंगे आप, पी है बच्चों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the origin upon the line। ओरिजिन से लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका जो लेंथ है वो है बच्चों P, या ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी आप कह सकते हैं। और एल्फा क्या है जी, एल्फा है बच्चों यहां एंगल which this perpendicular makes with the positive direction of x axis। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब जानते हैं ना भाई, एक्स एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता है। तो P है बच्चों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन एंड एल्फा इज एंगल विच परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बच्चों अब इन 2 चीजों से आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है भाई। तो देखिएगा कैसे करते हैं। यदि हम किसी तरीके से इसमें जो इंटरसेप्ट हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हैं बच्चों, यदि हम किसी तरीके से इंटरसेप्ट्स का लेंथ फाइंड कर लें, बच्चों, तो फिर हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके एकदम से लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो देखिएगा बड़ा ही आसान है। अभी देखो एक ट्रायंगल, देखो इसका नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, एन। ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल ONA, इस ट्रायंगल में देखिएगा बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल अल्फा है, ये आपको लेंथ P गिवन है, ये बेस का काम करेगा। OA हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कौन बताता है, कॉस। तो इस ट्रायंगल में आप फाइंड कर लीजिए कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या आएगा भाई, कॉस अल्फा आएगा ON अपॉन OA, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और ON का वैल्यू है P और OA तो हमें फाइंड करना है। सो cos अल्फा इक्वल्स टू P अपॉन OA, सो OA इक्वल्स टू P अपॉन cos अल्फा। तो भाई OA का वैल्यू आ गया है बच्चों P अपॉन cos अल्फा। अब बच्चों दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे ऊपर वाले में, और वहां जाके हम निकालेंगे OB का वैल्यू।
बच्चों देखो ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ जाएंगे आप। अरे ये अल्फा है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा और ये 90, तो बचा हुआ अल्फा। तो अब उस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में भैया, एन ट्राइंगल ओ एन बी, यहां जो ये ओ एन है जिसका वैल्यू आपको पी गिवन है वो अल्फा के अपोजिट एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ओ बी बच्चों हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहां हम साइन अल्फा फाइंड करेंगे, तो होगा ओ एन अपॉन ओ बी। ओ एन का वैल्यू पी है, सो पी अपॉन ओ बी। सो बच्चों ओ बी कितना आ गया यहां से, पी अपॉन साइन अल्फा। तो ओ बी आ गया बच्चों पी अपॉन साइन अल्फा। तो ओ ए भी आ गया और ओ बी भी आ गया, तो इंटरसेप्ट के लेंथ आ गए ना भाई, इंटरसेप्ट के लेंथ आ गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म आप यूज कर देंगे तो लाइन का इक्वेशन अपना आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है भी एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। अब इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट कर देंगे। ओ ए का वैल्यू कितना निकाला रे आपने, पी अपॉन कॉस एल्फा। ओ बी निकाला आपने पी अपॉन साइन एल्फा। अब बच्चों जो कॉस अल्फा ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे साइन अल्फा भी ऊपर पहुंच जाएगा। ये कॉस अल्फा एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों, तो एक्स कॉस एल्फा अपॉन पी, ऐसे ही यहाँ प्लस का साइन, प्लस वाई साइन एल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू 1। अब बच्चों जो पी है इसको उस साइड अब ले जाओ, सो एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स टू पी। ये बच्चों आगे है अपना लाइन का इक्वेशन। ये नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आ गया बच्चों। इसमें पी है ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और अल्फा है परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। इसमें याद रखें जो पी होगा बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या जीरो भी एक केस में हो सकता है यदि लाइन ओरिजिन से पास कर जाए। लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगी तो पी का वैल्यू जीरो होगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगी तो पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पी क्या है, पी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों। तो आइए अब इस फॉर्म से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 3√2 यूनिट्स एंड thus perpendicular makes an angle of 45 degree with the positive direction of x axis। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें p का वैल्यू आपको गिवन है 3√2। p मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, इसे p कहते हैं। तो p का वैल्यू 3√2 आपको गिवन है बच्चों। और भाई अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री है। और इक्वेशन क्या होता है जी, इक्वेशन होता है अपना इक्वेशन ऑफ लाइन x cos एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल टू p। तो भाई अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, cos 45 प्लस y साइन 45 इज इक्वल टू p। p का वैल्यू है भैया 3√2। तो ये बन गया x इंटू 1/√2 प्लस y इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 3√2। अब भाई जो ये √2 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 6। x प्लस वाई इक्वल्स टू बच्चों आ गया 6। ये आ गया बच्चों लाइन का इक्वेशन। बच्चों ये वाला जो फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म है, यदि इसमें ऐसे डायरेक्ट वैल्यू ना दी हो तो मैक्सिमम बच्चे इस फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, वो बाकी दूसरी फॉर्म का ही यूज करते हैं। दूसरी फॉर्म में क्या, अब वो जैसे मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, वो इसकी हेल्प से स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है ना भाई, एक क्वेश्चन तो सिंपल बिल्कुल ऐसी हुआ, उसमें पी भी दिया और अल्फा भी दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो सब यूज कर ही लेते हैं डायरेक्ट। बाकी इससे अलग जो चीज़ें गिवन होती हैं उसमें बहुत ही कम केसेज में बच्चे इस फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन आपको फॉर्म को अच्छे से समझना है और ज़रूरत पड़े तो इसका यूज कर लेना है। भाई आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा ना फॉर्म्स का चक्कर क्या है।
भाई इसमें क्या है, जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है वो कौन सी फॉर्म के ज़्यादा करीब है, तो उसी के हिसाब से उससे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा। किसी दूसरे वाले से करेंगे तो आंसर थोड़ा देर में आएगा, ठीक है ना। उसके लिए बाकी वो दूसरी चीज़ें फिर निकालनी पड़ेंगी। तो कोशिश करें जिस फॉर्म के टाइप का क्वेश्चन है उसी फॉर्म से उसको सॉल्व करें, तो उससे कैलकुलेशन बड़े आराम से होएगी, ठीक है ना बच्चों। आइए करते हैं एक बहुत ही शानदार सा सवाल। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, आ स्क्वायर साइड लेंथ ए, स्क्वायर है जिसके साइड का लेंथ ए है, लाइज अबव द एक्स एक्सेस एंड हैज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, द साइड पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक्स एन एंगल एल्फा वेयर एल्फा lies between 0 and π/4 with the positive direction of x axis, find the equation of। ये देखिए, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। एक स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और इसकी जो ओरिजिन से पास करने वाली साइड है वो एक्स एक्सिस से एंगल एल्फा बनाती है, और एल्फा का वैल्यू π/4 से छोटा है, ये कहा गया है जी। तो इसमें देखो ये जो अपना स्क्वायर है बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ओ ए है, ओ सी है, ए बी है, बी सी है, और डायगोनल भी बनेंगे। उन सभी का इक्वेशन हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ओ ए, सबसे पहले फाइंड करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ ओ ए। अब देखो हमने जो बच्चों जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो मैक्सिमम फॉर्म ने सीख लिए हैं। लाइन का इक्वेशन नॉर्मली इन्हीं, ये जो 5 फॉर्म है इन्हीं से फाइंड करते हैं। बाकी जो आगे वाली फॉर्म है उनका कोई अलग एप्लीकेशन है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करने में उनका यूज नहीं होता है, मेनली यही सारी फॉर्म है। अब आपको इसमें देखना है सवाल में कि कौन सा फॉर्म काम आने वाला है किस का इक्वेशन फाइंड करने में। तो यदि हम ओ ए की बात करें, सिंपल सी ओ ए की बात करें, तो इसमें स्लोप कितना है भैया, स्लोप तो बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई दे रहा है रे। अरे भाई ये तो जो ओ ए लाइन है वो एक्स एक्सिस से एंगल एल्फा बनाती है, तो स्लोप क्या हो गया इसका, स्लोप हो गया tan एल्फा, स्लोप हो गया tan एल्फा। और ये लाइन तो ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन तो क्या होता है, y = mx होता है, और यहां m का वैल्यू कितना है tan एल्फा, तो y = x tan एल्फा। ये बच्चों आ गया इक्वेशन ऑफ ओ ए। आप बच्चों फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ ओ बी। ओबी सेकंड पार्ट में ओबी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो भाई इसके लिए क्या कहानी है, इसका भी स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप कैसे निकालोगे, अरे भैया स्क्वायर है ना, तो ये एंगल कितना होएगा 90 डिग्री, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, नहीं ओबी तो है ही नहीं, सॉरी ओबी नहीं है, ओसी है, ओसी का निकालेंगे पहले, ओसी का निकालो रे बच्चों, ओबी का भी निकालेंगे बाद में, पहले ओसी का निकाल लेते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया एल्फा प्लस 90, तो स्लोप कितना आ गया tan एल्फा प्लस 90, tan एल्फा प्लस 90 क्या होता है, माइनस का कोट एल्फा। सो इक्वेशन ऑफ ओ सी y = -x कोट एल्फा। क्लियर बात है जी। आप तीसरे पार्ट में अब ओ बी का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ओ बी ये है बच्चों अपना, क्या कहते रहे इसको, डायगोनल। और बच्चों ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। भाई टोटल 90 होता है, और जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो इधर एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये वाली जो लाइन ओ बी है वो टोटल कितना एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी बच्चों एल्फा प्लस 45 ये और एल्फा ये। तो स्लोप कितना आ गया बच्चों, स्लोप आ गया इसका tan एल्फा प्लस 45, और tan एल्फा प्लस 45 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस tan एल्फा 1 प्लस tan एल्फा अपॉन 1 माइनस tan एल्फा। इसको चाहे तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो भी इसको यदि हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो अपना जो स्लोप है जी, स्लोप कितना बन जाएगा, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। तो अब लिखेंगे इक्वेशन। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ओ बी,
y इक्वल्स टू एम एक्स, एम का वैल्यू ये है cos एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू एक्स और अपॉन cos एल्फा माइनस साइन एल्फा। या तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा भी बनाया जा सकता है भी y इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। ये बच्चों आ गया अपना ओ बी का इक्वेशन। कुल मिला के हमें 6 चीजों के इक्वेशन निकालने में 4 साइड और 2 डायगोनल। तो हमने 2 साइड्स के इक्वेशन निकाल दिए और एक डायगोनल का इक्वेशन निकाल दिया। हमने उन तीनों लाइन के इक्वेशन निकाल दिए बच्चों जो ओरिजिन से पास हो रहे थे। अब जो बाकी बचे हैं 3 वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं, अब उनके इक्वेशन फाइंड करने हैं बच्चों। तो डायग्राम एक बार आपके सामने होगा, देखो हम यहाँ एक बार फिर से बना देते हैं आपके लिए डायग्राम बच्चों। ये अपना देखो रहा एक्स एक्सेस, ये एक साइड, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये भैया ऐसा डायग्राम, यही डायग्राम अपना चल रहा है नहीं, ओ ए बी सी। अब इसमें देखो ओ ए निकल गया, ओ बी निकल गया और ओ सी निकल गया, तीनों का इक्वेशन निकल गया है। अब बचा कौन है, ए बी, बी सी और ए सी। तो एक एक करके भैया इक्वेशन निकालते हैं। पहले ए बी का इक्वेशन निकालने चलते हैं। इक्वेशन किसका फाइंड करना है, ए बी का। एक बार कोशिश करो भैया, आप एक बार कोशिश करो कैसे निकालोगे, फिर हम बताते हैं कैसे निकलेगा जी। देखिएगा, इसको ध्यान से देखो, ये जो ए बी है, ए बी, इसके बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। ए बी के बारे में बच्चा कह रहा है सर कुछ नहीं पता ए बी के बारे में, ना तो पॉइंट ए पता, ना तो पॉइंट बी पता, ना तो ए बी का स्लोप पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। और अच्छी नजरों से देखो पता चलेगा। क्या आपको ये साइड का लेंथ पता है, हाँ ये साइड का लेंथ ए है। अब ये देखो एक्चुअली में ये जो ए है वो इस लाइन का क्या है, जो लाइन ए बी है उस लाइन का क्या है, ए उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस है। इसको आप हल्का सा आगे एक्सटेंड करो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब आपको फीलिंग आएगी। देखो अब फीलिंग आ गई होगी। याद करो नॉर्मल फॉर्म, तो ये जो लाइन ए बी है उसका आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ए है, और परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो एल्फा है। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर का लेंथ और ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर का एंगल दोनों गिवन है। तो इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्म यूज होता है, नॉर्मल फॉर्म यूज होगा। और नॉर्मल फॉर्म से इक्वेशन क्या बनता था, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स टू पी। और पी क्या होता है उसमें, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, और आज पी कितना गिवन है, ए गिवन है, तो पी की जगह रख दो ए। देखो जी डायरेक्ट आ गया है वैल्यू। नॉर्मली बच्चे इसको कैसे करते हैं, वो किसी तरीके से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं और फिर ओ ए का स्लोप निकालते हैं, उसके परपेंडिकुलर हो गया अपना ए बी, तो परपेंडिकुलर वाले कंडीशन से ए बी का स्लोप आ जाता है, तो उससे इक्वेशन निकाल लेते हैं। लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, ये एकदम इतना शानदार मेथड है। तो ए बी आपने निकाल लिया, इसलिए हम आपको कह रहे थे जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसको कम ही बच्चे यूज कर पाते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है उसको यूज करें। कभी भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन हो तो हमेशा नॉर्मल फॉर्म के साथ जाइए, उससे एकदम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब ए बी का काम भी खत्म हुआ जी। अब कौन बचा है, बी सी बचा है, और एक यहां बचेगा ए सी। तो पहले हम ए सी का इक्वेशन निकाल लेते हैं, वो यहां नजदीक आ जाएगा। ए सी का इक्वेशन निकालना है, यहां से इसे डायगोनल बनाओ जी, डायगोनल आधा ही बना देते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। भाई स्क्वायर में ना डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये यहां परपेंडिकुलर होगा। अब देखो क्या आप किसी तरीके से ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं, बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं आर, ये सेंटर जो बीच वाला, ठीक है ना। तो ओ आर का लेंथ निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकता है। अरे जो टोटल डायगोनल होगा ओ बी, उसका आधा होगा ओ आर। इक्वेशन निकालने जा रहे हैं बच्चों हम ए सी का, तो उसके लिए हम पहले ओ आर का लेंथ निकाल रहे हैं। भाई जो पूरा डायगोनल होता है वो साइड इंटू √2 होता है, a √2 होता है, तो ओ आर एक्चुअली में होगा ओ बी अपॉन 2, और ओ बी डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ होता है a √2 और अपॉन 2, तो ये आ गया बच्चों a अपॉन √2। तो
ओरिजिन से डिस्टेंस हमें मिल गया है लाइन का a√2। अब क्या आप ये एंगल पता कर सकते हैं कि ये हमारा जो परपेंडिकुलर बना है AC के, ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाता होगा, बिल्कुल पता कर सकते हैं। ये अल्फा तो इधर है और ये कितना है 45, तो एंगल बन गया अल्फा प्लस 45। तो इक्वेशन आ गया, देखो ये इक्वेशन ऑफ AC क्या बनेगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस 45 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, और वो है आपका a/√2, a/√2। आप चाहें तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ट्रिग्नोमेट्री से cos a प्लस बी और sin a प्लस बी के आप इसमें फॉर्मूले यूज कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों। कैसे बनेगा देखिएगा, x cos अल्फा प्लस 45, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos अल्फा cos 45 माइनस साइन अल्फा साइन 45, y के साथ है बच्चों साइन अल्फा प्लस 45, तो साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा साइन अल्फा cos 45 प्लस cos अल्फा साइन 45 और इक्वल्स टू है बच्चों a/√2। अब देखो बच्चों cos 45 sin 45, cos 45 sin 45 सबका वैल्यू तो 1/√2 होता है, सबको 1/√2 आप पुट करेंगे और वो √2 दूर रख के इस √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू a। ये बच्चों आ गया अपना इक्वेशन AC का। अब लास्ट जो इक्वेशन बच्चों में निकालना है बचा है वो है इक्वेशन BC का। BC का बच्चों इक्वेशन आपको अब फाइंड करना है। एक बार डायग्राम और बना लेते हैं यहां भी हम आपके लिए। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपनी साइड है OC और ये है B। ऐसे ऐसे कंप्लीट आप कर लेना ऐसे ऐसे। इस बार हमें किसका इक्वेशन निकालना है, BC का इक्वेशन निकालना है। ये एक्स एक्सिस को थोड़ा आप इधर तक एक्सटेंड करो, इसको हल्का सा इधर देखो एक्सटेंड करो, आप देखिएगा ये एंगल है 90 डिग्री, ये वाला लेंथ कितना है A। तो इसमें भी आप देखिएगा जो BC है उसका हमें ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, और आपको क्या बताया है, जब भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो तो हमेशा नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाइए आप। तो P का वैल्यू तो आ गया है, अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, अब आपको चाहिए अल्फा, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बना है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो ये तो इतना एंगल बनाता है, ये छोटा वाला अल्फा और ये 90, तो टोटल एंगल हुआ 90 प्लस अल्फा। तो एंगल हो गया 90 प्लस अल्फा और लेंथ हो गया a। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये x cos 90 प्लस अल्फा प्लस साइन 90 प्लस अल्फा y इक्वल्स टू a। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए जी। cos 90 प्लस अल्फा हो जाएगा बच्चों माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस x साइन अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल्स टू a। ये बच्चों आ गया अपना BC का इक्वेशन। तो हमने अपना जो स्क्वायर था उसके जितने पार्ट्स थे, चारों साइड्स और दोनों डायगोनल का इक्वेशन फाइंड कर लिया है बच्चों। और इससे आपको हमने कोशिश करी सिखाने की जो अपना नॉर्मल फॉर्म है उसको किस तरीके से आपको यूज करना है। तो जब भी आपको लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन हो या आप किसी तरीके से उसको निकाल पाएं तो लाइन का इक्वेशन फिर आप नॉर्मल फॉर्म से निकालेंगे तो इजी बनेगा बच्चों। तो उम्मीद है आपको नॉर्मल फॉर्म भी बच्चों क्लियर हो गया है कि किस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म को यूज करते हैं भी। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। आओ भी अब चर्चा कर रहे हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट सिखाया था बच्चों हमने, याद होगा आपको अब तक ना। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है उस पर चर्चा कर रहे हैं जी। पहली बात, मेनली जो 2 पॉइंट फॉर्म होता है उसी को लिखना सीखते हैं। तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है बच्चों, उसको आप सोचिएगा। दो तरीके हैं समझने के। पहला तरीका पहले आप देखिए, दोनों ही तरीके समझने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। ये दो बच्चों गिवन पॉइंट है। अब आपको इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है। वैसे तो हम इक्वेशन लिखना जानते हैं पहले से क्या होता है, लेकिन अभी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो आपको सिखाया गया किसी भी कर्व का इक्वेशन जब आपको लिखना होता है तो उस पर एक वेरिएबल पॉइंट हम लेट कर लेते हैं x, y। तो एक x, y हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। दो पॉइंट्स आपको गिवन है पहले से। अब बच्चों जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, एक ही लाइन में है ना, तो एक ही लाइन में है, तो इनसे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा वो कितना होगा, 0 होगा। यदि इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c रखें तो यहां बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 होगा। भाई ट्राइंगल तो बना ही नहीं है, एक लाइन में ही सब आगे हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था अभी, हाफ मॉड ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे जो हाफ है ये आप 0 में ले जाएंगे और मोड को भी आप हटा देंगे, क्योंकि मोड हटाने से प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन राइट साइड में तो 0 ही लिखा हुआ है, तो प्लस 0 माइनस 0 तो सेम ही होते हैं। तो ये मोड आपका हट गया, 1/2 भी हट गया, तो क्या बचा, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आ गया डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वेशन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। अब इसी का एक दूसरा तरीका सीखते हैं, है ना, दूसरे तरीके से कैसे इसको लाते हैं। उसमें क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन लेट कर लीजिए। मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन, भाई ये तो अब हमने सीखा हुआ है, देखो 10th क्लास में आपने सीखा होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होता है दो वेरिएबल का, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे हम इसमें भी आगे सीखने वाले हैं, जनरल फॉर्म इसको कहते हैं। और एक इक्वेशन आपको लिख लेना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मान लिया हमने लाइन का इक्वेशन ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो लाइन है इन दो पॉइंट से पास करती है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस पे लाई करते हैं। पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 लाई ऑन इट। तो बच्चों यदि ये दोनों पॉइंट इस पे लाई करते हैं तो ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x1 y की जगह y1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर x2 y2 भी सेटिस्फाई करेंगे तो ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये बच्चों तीन इक्वेशन तैयार होगी आपके पास। अब याद करिएगा डिटरमिनेंट का कंसेप्ट। क्या कहा था डिटरमिनेंट का कंसेप्ट, यदि आपके पास तीन इक्वेशन है और तीन चीजों को एलिमिनेट करना है तो आप डिटरमिनेंट की हेल्प से कर सकते हैं। यहां देखो इस पूरी कहानी में अननोन कौन है, ए बी सी अननोन है, तो ए बी सी को आपको एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए देखो तीन इक्वेशन है हमारे पास और सबके इक्वल टू में 0 ही लिखा हुआ है, तो इनको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख पाएंगे। और कैसे कहा था, जिसको एलिमिनेट करना है उसको छोड़ दो, गायब कर दो, बाकी को लिख दो। तो ए बी सी को गायब कर दो तो कौन बचा यहाँ x, यहाँ कौन बचा y, यहाँ c चला गया तो कौन बचा 1। ऐसे सेकंड वाले में x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। ये बन गया जी, ए बी सी एलिमिनेट हो गए हैं। तो ये कंसेप्ट भी याद रखना बच्चों, कई बार हमें एलिमिनेट करनी पड़ती हैं चीजें, तो एलिमिनेट करने का ये बहुत ही शानदार मेथड है। इसे एकदम से कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी होती, जितनी इक्वेशन है उतनी चीजों को आप एकदम से डिटरमिनेंट की हेल्प से एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये आपने सीख लिया, ये इक्वेशन आ गया 2 पॉइंट फॉर्म वाला। यदि इसको आप ओपन करोगे ना तो इसे वही फॉर्मूला आएगा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा, जो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 वाला है। उसमें m का वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। इसको ओपन करके वही सेम आना है, लेकिन ये लिखने का तरीका भी आपको समझ में आना चाहिए।
कई बार जो क्वेश्चन होता है, एक दो बार आईआईटी में पूछा गया है, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में पूछ लेता है, ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख देगा और पूछ लेगा बताओ किसका इक्वेशन है। तो इसको एक याद कर लो कि यदि ऐसे x1 y1 1 x2 y2 1 ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये x1 y1 और x2 y2 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन है बच्चों। आइए कुछ एक दो इक्वेशन हम और इससे निकालते हैं। ट्राइंगल से रिलेटेड एक दो चीजों के इक्वेशन निकाल देते हैं। जैसे बच्चों यदि आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और मीडियन का इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं? इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं भी, इक्वेशन ऑफ मीडियन। इक्वेशन ऑफ मीडियन देखिएगा, ट्राइंगल बना लेते हैं हम आपके लिए। ये बच्चों एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का नाम ABC रख देते हैं, ABC। ये भी ट्राइंगल बन चुका है। इसके जो वर्टिसेस जो कोऑर्डिनेट हैं वो ले लीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब बच्चों में इसके मीडियन का इक्वेशन लिखना है। 3 मीडियन होती है, किसी भी एक का लिखना सीख लो। तो मान लेते हैं ये वाला भैया लिखेंगे, ये वाला AD का इक्वेशन लिखेंगे। तो उसके लिए पॉइंट D के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें और A के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो A के कोऑर्डिनेट तो भैया x1 y1 है ही, D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? जो D है BC का मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे। सो x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये बच्चों पॉइंट D आ गया। तो पॉइंट A है और पॉइंट D है। अब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन अब ये भी तो सिखाया ना, क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ x y 1 और सेकंड में क्या आएगा? ये पहले वाला पॉइंट x1 y1 1, थर्ड में आएगा दूसरे वाला पॉइंट x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आ गया अपना AD का इक्वेशन। AD का इक्वेशन आ गया डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा, पहले तो ये जो थर्ड रो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या कहो इससे 1/2 कॉमन ले लो, एक ही बात है। इससे आपने 1/2 कॉमन ले लिया, कॉमन आके 0 में चला जाएगा। तो जैसे इससे 1/2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ x y 1, यहाँ x1 y1 1, यहाँ बचेगा x2 प्लस x3 y2 प्लस y3 और यहाँ हो जाएगा भैया 2। यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 को हम लिख देते हैं 1 प्लस 1। ऐसा बच्चों बन गया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का। कौन सा प्रॉपर्टी रे? यदि उसकी 2 रो तो नॉर्मल हो और किसी एक रो में 2 एलिमेंट्स प्लस में लिखे हो तो उससे आप 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। कौन से 2 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे? एक में आएगा x x1 x2 y y1 y2 1 1 1। मतलब जो थर्ड रो थी इसके पहले वाले एलिमेंट प्लस अब सेकंड में दूसरे वाले एलिमेंट आएंगे। तो x x1 x3 y y1 y3 1 1 1। ये बच्चों बन गया। ये देखिएगा, ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ मीडियन। इक्वेशन ऑफ मीडियन बच्चों आ गया है। तो कितना सिंपल सा देखो लग रहा है। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इन दोनों पॉइंट्स का लग रहा है और ये वाला देखो ये इन दोनों पॉइंट का लग रहा है। ठीक है ना, इनके बीच वाले का निकालना है तो दोनों को प्लस कर दिया, बराबर में 0 बच्चों आ गया। ठीक है जी बात। आइए इससे हम एक दो और निकालते हैं। अब बच्चों हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर या आप कह लो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो जी वैसे एक ट्रायंगल बना लीजिए आप। ये बच्चों अपना ट्रायंगल ABC नाम रखेंगे। आप यहीं से एक एंगल बाइसेक्टर बना देते हैं जी। ये एंगल बाइसेक्टर है, इस पॉइंट का नाम E रख देते हैं हम। तो इस बार AE का इक्वेशन हमें फाइंड करना है बच्चों। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3, y3।
सी के सामने वाली साइड का लेंथ छोटा सी, बी के सामने वाली साइड का लेंथ छोटा बी होता है। तो भाई यदि आपको ए ई का इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसमें लगेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि भैया जो बी ई अपॉन ई सी है वो ए बी अपॉन ए सी के इक्वल होगा। मतलब कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू सी अपॉन बी होगा। मतलब कि जो पॉइंट आपका ई है वो बी सी को सी टू बी के रेशो में डिवाइड करेगा बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके तो अब हम पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या आगे भी, ये ऐसे बनेगा बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी और बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी। और जी ए के कोऑर्डिनेट तो पता ही है आपको x1 कॉमा y1 है। तो इक्वेशन ऑफ ए ई, इक्वेशन ऑफ ए ई क्या बनेगा? डिटरमिनेंट बनेगा। डिटरमिनेंट x y1, x1 y1 1। और अब ई वाले आएंगे बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी, बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी, और ये 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब इसमें क्या करिएगा बच्चों, आप जो ये लास्ट वाला रो है, लास्ट वाले रो से आप 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए और वो कॉमन आगे 0 में भेज दीजिए। तो क्या बनेगा देखिएगा। तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई वन, x1 y1 1, और यहाँ बन जाएगा बच्चों बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, बी वाई टू सी वाई थ्री, और यहाँ बनेगा बी प्लस सी। इसमें देखिए वापस से इसको हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रो में दो दो एलिमेंट्स प्लस में लिखे हुए हैं। तो दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे तो कैसा बनेगा भाई, यहां बनेगा x x1 b x2, y y1 b y2, 1 1 b। सेकेंड डिटर्मिनेंट बनेगा बच्चों x x1 c x3, y y1 c y3, 1 1 c इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिएगा बच्चों, यहां से आप b कॉमन ले लो और इस वाले से c कॉमन ले लो, तो ये ऐसा बन गया b इंटू एक्स वाई वन, x1 y1 1, x2 y2 1, है ना। यहां से b आपने कॉमन ले लिया थर्ड रो से, तो इस तरीके का बनेगा। ऐसे इसमें c कॉमन ले लो तो c x y1, x1 y1 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आ गया अपना इक्वेशन। उम्मीद है समझ में आ गया किस तरीके से इक्वेशन आप फाइंड करते हैं बच्चों। इसमें वापस से देखिए वो छोटा ट्रायंगल यहाँ हम बनाते हैं और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये ए, ये है बी, ये था सी, यहाँ एक पॉइंट अपना ई था और इसका रेशो था C/B का। ये समझना, ये लेंथ C नहीं है, ये रेशो के लिए लिखा है, C/B का रेशो है। ये देखो ये जो इधर लिखा है xy1 x1 y1 1 x2 y2 1, एक्चुअली ये AB को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरे वाला AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पॉइंट E था इसको C/B के रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखो जो B था इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, B देखो रहा B और ये AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस C इंटू ये AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से क्या खतरनाक आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। यदि आपको ऐसे 3 पॉइंट कोई गिवन है और ऐसी किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस वाली लाइन को किसी गिवन रेशो में डिवाइड करता है, तो बिल्कुल आसान है। इसका आप निकालो और इसको 20 इधर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, उसको निकालो फिर इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप जो मीडियन वाला था उससे भी मिला के देखो, मीडियन में रेशो 1:1 होता है, इसलिए वहां बी और सी नहीं आए थे, सीधे सीधे सबका सम आया था। बात क्लियर हुई बच्चों। अब वही बच्चों ये हमने सीख लिया है निकालना।
डिटरमिनेंट का थोड़ा सा एप्लीकेशन आ गया। क्वेश्चन अक्सर इसका उल्टा आता है। उल्टा कैसे? मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी होती है, फिर पूछता है बताओ किसका इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो इससे ही आप समझ लेना, ये जो बी और सी है ये समझ लेना ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से आप बता पाएंगे कि ये किसका इक्वेशन है बच्चों। अभी आपको एक होमवर्क के लिए इसमें देते हैं। इसमें बच्चों आप ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड करना। किसका इक्वेशन फाइंड करना? ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। जैसे हमने मीडियन का निकाला, एंगल बाइसेक्टर का निकाला, आपको किसका निकालना है? ऑल्टीट्यूड का। ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन आप निकाल के बताना बच्चों डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में भी थोड़ा लिखना सीख लिया। कोई खास स्पेशल नहीं है कॉन्सेप्ट, बस हल्का सा आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको इक्वेशन को लिखना हो तो किस तरीके से लिखते हैं। मेनली 2 पॉइंट दिए होते हैं तभी लिखना होता है, बाकी कुछ खास नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लाइन के इक्वेशन का जनरल फॉर्म सीखते हैं बच्चों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन या जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म तो हम जान ही चुके हैं होता क्या है भैया जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है? एक ऐसा इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करता हो, या नॉर्मली जनरली किस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखा मिलता है आपको। भाई लाइन के इक्वेशन में एक्स होता है, वाई होता है, कांस्टेंट होता है, ऐसी तो होता है लाइन का इक्वेशन। तो लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। भाई सेकेंड डिग्री का जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसे ही होता है, उसमें एक्स आएगा वाई आएगा, 2 वेरिएबल आगे और एक कांस्टेंट आएगा बच्चों। तो ये है बच्चों लाइन का जनरल इक्वेशन। कभी लाइन को आपको लेट करना हो तो हम ऐसा ही लेट कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बच्चों। तो अब इस जनरल इक्वेशन में बच्चों हम क्या निकालेंगे? इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या होगा। सबसे पहले स्लोप देखते हैं। क्या इससे आप स्लोप निकाल पा सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जनरल फॉर्म को हम स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। वो कहते हैं ये जनरल फॉर्म है, इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ऐसा कहता है। तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे स्लोप भी निकल जाएगा आपका। तो भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक बार याद करो क्या था? वो था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था बच्चों y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में है। तो इस इक्वेशन के साथ भी ऐसे ही करिए, y को लेफ्ट में रखिए, बाकी सबको राइट में ले जाइए। तो क्या बनेगा देखो बच्चों, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y कितना आ गया बच्चों? माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ये बच्चों आ गया। ये कौन सा फॉर्म बन गया? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के जैसा बन गया है। तो अब यहां से बताओ जी स्लोप क्या होगा? स्लोप हो गया माइनस ए अपॉन बी। तो बच्चों ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप कितना होता है? माइनस ए अपॉन बी। मतलब कि माइनस टाइम्स ए कौन है? देखो ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी कौन है बच्चों? बी है कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो स्लोप क्या हो गया बच्चों? माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई बच्चों। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होना है। भाई स्लोप तो निकालना पड़ता ही है लाइन का, तो लाइन का स्लोप इसी फॉर्मूले से निकलेगा। इसी में और कुछ अच्छी बातें करते हैं स्लोप से ही। अब यदि इसमें यह कहा जाए इफ लाइन इज पैरेलल टू, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है बच्चों तो स्लोप का वैल्यू 0 होगा। भाई एक्स एक्सिस ये पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप 0 होगा, और यदि स्लोप 0 है तो इसका मतलब a का वैल्यू 0 होगा, a का वैल्यू 0 होगा। और a कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ x। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0।
तो यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा बच्चों। सिमिलरली इफ line is parallel to y-axis then coefficient of y is equal to 0। अच्छा ये समझिए y का कोफिशिएंट 0 क्यों होगा? अरे देखो रे, यदि y एक्सिस के पैरेलल लाइन हुई तो स्लोप कितना होएगा? स्लोप होएगा नॉट डिफाइंड, तो m का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। और कोई भी जो फ्रैक्शन है वो नॉट डिफाइंड कब बनेगा? जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यदि m नॉट डिफाइंड है तो b का वैल्यू 0 होगा, और b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y। तो लाइन जिस एक्सिस के पैरेलल होगी, लाइन जिस एक्सिस के पैरेलल होगी उसी का कोफिशिएंट 0 होगा। x एक्सिस के पैरेलल तो कोफिशिएंट ऑफ x 0, y एक्सिस के पैरेलल तो कोफिशिएंट ऑफ y 0 होगा बच्चों। उम्मीद है क्लियर हुई बात आपको। तो इसी बात से क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं इसी पे। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k minus 3x plus k square minus 4 into y plus k minus 1 into k minus 6 is equal to 0 is, first part, parallel to x axis। सो बच्चों k का वो वैल्यू फाइंड करना है आपको जिस वैल्यू के लिए ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। क्या सीखा है बच्चों हमने? अभी हमने ये सीखा है कि यदि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसमें क्या होएगा रे? उसमें होएगा कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। और भैया जी यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट है k माइनस 3। So k minus 3 is equals to 0, therefore k is equal to 3। तो k equals to 3 के लिए ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी बच्चों। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब बच्चों यदि पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। और भाई y का कोएफिशिएंट कितना है? y का कोएफिशिएंट है k स्क्वायर माइनस 4। सो k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर लोगे भैया, k माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों k का वैल्यू आएगा यहाँ से 2 और माइनस 2, k का वैल्यू 2 और माइनस 2। तो जब k का वैल्यू 2 या माइनस 2 होगा तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। एक पार्ट और कर लेते हैं। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। यदि ये लाइन ओरिजिन से पास करती है तो फिर क्या होगा भाई? यदि ये लाइन ओरिजिन से पास करती है बच्चों तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x को 0 रखो, y को 0 रखो। x और y को 0 रखा तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0। तो बाकी बचा कौन सा पार्ट? k माइनस 1 इंटू k माइनस 6। ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आता, खाली x और y वाला टर्म उसमें आता है बच्चों। अरे सिखाया था ना, y इक्वल्स टू mx ऐसी होती है ओरिजिन से पास करने वाली लाइन। तो जब y इक्वल्स टू mx हम कह रहे हैं तो कांस्टेंट तो आया नहीं ना कहीं। तो यदि लाइन ओरिजिन से पास करती है तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। और यहां कांस्टेंट की जगह k माइनस 1 इंटू k माइनस 6 लिखा हुआ है। सो बच्चों यहां से k का वैल्यू कितना आ गया? k का वैल्यू आ गया 1 और 6। तो k 1 या 6 होगा तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी बच्चों। आइए थोड़ी चर्चा और करते हैं उसी के बारे में। अभी हमने सीख लिया है उसको, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है उसको बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम सिखाएंगे उसको
इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या सीख रहे हैं? जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं वो सीख रहे हैं भी बच्चों। इंटरसेप्ट फॉर्म होता कैसा है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसमें देखिएगा राइट हैंड साइड में 1 होता है, x और y वाले दोनों लेफ्ट में होते हैं, राइट साइड में कांस्टेंट होता है और वो सिर्फ 1 ही होता है। तो हमारी बच्चों जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन जो है इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को आप राइट साइड में लेके जाइए, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब हमें राइट साइड में सिर्फ 1 बचाना है, तो इस माइनस सी से आप डिवाइड कर दो, तो ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1 बच्चों। अब बच्चों यदि इसको फॉर्म को देखिए, इसमें ऊपर x है, ऊपर x है और बाकी कांस्टेंट सब नीचे होते हैं, तो ये वाला a भी आप नीचे ले आओ, तो x अपॉन माइनस सी अपॉन a प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये बच्चों बन गया है अपना इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों इसमें x इंटरसेप्ट क्या होगा देखिएगा अभी, जो a के x के अपॉन में लिखा होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, जो y के अपॉन में लिखा हो तो y इंटरसेप्ट होता है। तो x इंटरसेप्ट है बच्चों माइनस सी अपॉन a, और y इंटरसेप्ट होगा बच्चों माइनस सी अपॉन बी। ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट बच्चों। तो हमने जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीख लिया है और इंटरसेप्ट निकालने भी सीख लिए हैं। इंटरसेप्ट यदि आपको डायरेक्टली निकालने हो तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दो, तो जो x का वैल्यू आएगा वो x इंटरसेप्ट होता है, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 पुट कर दो, यहां जो y का वैल्यू आएगा वही होगा बच्चों y इंटरसेप्ट। आओ एक चीज और सीख लेते हैं। हमने जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया, और अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी सीखने जा रहे हैं बच्चों। नॉर्मल फॉर्म देख लो बच्चों कैसा हुआ करता है रे। नॉर्मल फॉर्म होता है x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इज इक्वल टू p। ये होता है जी बच्चों अपना नॉर्मल फॉर्म। और हमारा जनरल फॉर्म कैसा है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है जी जनरल फॉर्म। अब ये वाले फॉर्म को हमें इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चा कह रहे से ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा कन्वर्ट हो पाएगा, इसमें तो कोस और साइन आ गए और इसमें तो कहीं कोस और साइन है ही नहीं, तो कोस और साइन कैसे लाएंगे हम? घबराना नहीं। पहली बात, कोस साइन लाने का एक शानदार तरीका हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा हुआ है। कभी भी दुनिया में आपको कोस साइन को इंट्रोड्यूस करना हो तो किससे डिवाइड करना होता है? याद करो रे, डिवाइड करना होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जैसे ही आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखिएगा कॉस साइन कैसे आ जाते हैं। डिवाइड करो एक बार जरा। ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक ट्राइंगल आप बनाइएगा, एक ट्राइंगल यहां बनाइएगा। एक ट्राइंगल हमने बनाया और इसमें इस साइड को a ले लो और इसको b ले लो, तो ये देखो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि हमें इस एंगल को अल्फा कह दो, इस एंगल को अल्फा कह दो, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया? कॉस एल्फा। तो बन गया ना एक्स कॉस एल्फा। और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया? साइन एल्फा।
तो प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो इस कांस्टेंट का नाम पी रख दो, तो इसको पी लिख देंगे, तो बन गया एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स टू पी। अब बच्चों इसमें पी क्या है? पी है ओरिजिन से डिस्टेंस या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, और वो किसके बराबर आ रहा है? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक छोटी सी बात और हम यहां से ऐसे सीखे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या बन गया? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पे लगा दो एक आप छोटा सा मॉड। मॉड क्यों लगाया भाई? अरे सी का भरोसा थोड़ा ना है, सी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, सी तो नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन हमारा डिस्टेंस थोड़ा ना कभी नेगेटिव होएगा, इसलिए इस पे क्या लगा दिया है? मॉड। तो मॉड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस बच्चों। तो भाई बच्चों हमने जनरल फॉर्म को तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब आइए इनसे एक छोटा छोटा क्वेश्चन भी कराते हैं, हल्का फुल्का सा, बड़े ही आसान होते हैं क्वेश्चन दो, फिर भी चलो एक करा देते हैं। जैसे देखिएगा एक लाइन है, अंडर रूट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, अंडर रूट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये जनरल इक्वेशन में एक लाइन लिखी हुई है। अब इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बिल्कुल आसान होता है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए लेफ्ट साइड में सिर्फ y रखना है, बाकी सबको राइट साइड में ले जाना है। तो y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 4, बस जी हो गया काम खत्म। ये आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसमें स्लोप कितना आ गया? स्लोप होगा इसका माइनस रूट 3 और y इंटरसेप्ट होगा 4। अरे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है ना भाई, तो ये m होता है और ये c होता है, और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। आइए, तो ये तो इतना ज्यादा आसान है, कुछ कराने की जरूरत नहीं थी, बस y का वैल्यू निकाल दो, आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा इसको कौन से फॉर्म में लाना है? इसको लाना है बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या सिखाया है? इक्वल्स टू में आपको 1 बचाना है, बाकी सबको इधर डिवाइड में लाना है। तो ये क्या बन जाएगा? रूट 3 अपॉन 4x प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। थोड़ा और अच्छे से लिख दो, तो x अपॉन 4 अपॉन रूट 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसमें x इंटरसेप्ट कितना होगा? x इंटरसेप्ट होगा 4 अपॉन रूट 3 और y इंटरसेप्ट होगा बच्चों 4। x इंटरसेप्ट 4 अपॉन रूट 3 और y इंटरसेप्ट होगा बच्चों 4। अब इसी को हम किस में कन्वर्ट करना बाकी रह गया है? नॉर्मल फॉर्म में। बाकी देखो ये जो दो फॉर्म है बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, इनमें तो कोई दिमाग की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में आप हल्का फुल्का समझ सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन क्या है जी? रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करना सिखाया है जी? डिवाइड करना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर। ए की जगह रूट 3 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 3 हो गया, और बी की जगह 1 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो गया। तो 3 प्लस 1 हो गया 4, और 4 का रूट होता है 2, तो डिवाइड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करो जी। सो इट्स अंडर रूट 3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 2। अब बच्चों ये रूट 3/2 और 1/2 है, ये आपको कोस और साइन के टर्म्स में लिखने। इसको कोस बनाना है, इसको साइन बनाना है,
तो ऐसा सोचो कि cos में किसका वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 का वैल्यू होता है। तो ये हो गया x cos 30, 30 मतलब π/6 प्लस y sin 30 और इक्वल्स टू 2। ये बच्चों आ गया है। तो ये उसी फॉर्म में देखो आ गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। बस में ध्यान आपको क्या रखना है, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। आप बच्चे के मन में सवाल आ रहा है सर यदि मान लो इधर यहाँ माइनस का 2 आ गया फिर क्या करूंगा, घबराना नहीं, ये माइनस के साइन को इधर लेके जाना, उधर पॉजिटिव ही बनाना, ठीक है ना बच्चों। चलो एक एग्जांपल और आपको हम करा देते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा, जैसे मैंने कहीं ऐसा लिखा है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड होएगा √2 से, इतना समझ जाते हैं ना, डिवाइड बाय √2 होगा। तो √2 से डिवाइड किया तो 1/√2x माइनस 1/√2y इक्वल्स टू 2/√2। अब इसमें देखिएगा, इसको आपको cos बनाना है, इसको आपको साइन बनाना है, लेकिन ये याद रखना ये जो माइनस है ना ये भी अंदर ही जाना चाहिए, बीच में साइन हमेशा प्लस ही छोड़ना है लाके। तो cos का वैल्यू 1/√2 और साइन का वैल्यू माइनस 1/√2। ऐसा कहाँ होगा, cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये 1/√2 वैल्यू होता है π/4 पे, 1/√2 होता है π/4 पे, लेकिन cos को पॉजिटिव और साइन को नेगेटिव करना है, ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π से माइनस करते हैं, तो 2π माइनस π/4 कितना हो गया, 7π/4। तो एंगल कितना लेना है, 7π/4। क्या बन गया, x cos 7π/4 प्लस y sin 7π/4 इक्वल्स टू √2। ये बच्चों आ गया नॉर्मल फॉर्म अपना। बात समझ में आ गई। तो यहाँ एक प्लस साइन ही रखना है हमेशा, बीच में हमेशा प्लस साइन रखना है। बाकी जो एंगल होगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम चेंज कर देंगे। जैसे मानो यहाँ भी माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस आ जाता, तो cos और साइन दोनों नेगेटिव होते तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेते। मानो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाता तो फिर cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेते। दोनों जैसे इसमें प्लस आए थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लिया था। तो बात क्लियर हो गई बच्चों। तो नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आपने सीख लिया है बच्चों। स्कूल वाली बुक में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कन्वर्ट करने वाले। तो बच्चों फॉर्म हमने मैक्सिमम फॉर्म सीख लिए हैं, जो मेनली स्कूल में होती हैं वो सारी ही सीख ली हैं। बाकी एक फॉर्म और बची है जिसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। चलिए मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी।